हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि एक ASP.NET वेब एपीआई प्रोजेक्ट में कैसे हम JWT ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था ये पहला 3 स्टेप कि कैसे रजिस्टर या साइन अप मेथड बनाएंगे, कैसे लॉगिन मेथड बनाएंगे, कैसे पासवर्ड को ब्रेक करके पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्व स्टोर करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप मैंने इस वीडियो में कवर करूँगा। तो जो 4th स्टेप है वो है एनेबल ऑथेंटिकेशन इन program.cs। इसमें क्या होता है देखते हैं। तो मैं अगर मेरा प्रोजेक्ट में जाऊँगा तो इधर मेरे पास 2 कंट्रोलर है, एक ऑथ कंट्रोलर जिसमें मैं अपना रजिस्टर और लॉगिन वाला मेथड हैंडल कर रहा हूँ, और एक है वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर। ये जो हम वेब एपीआई बनाते टाइम डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आता है उसी को मैं यूज करूँगा। तो ये जो एंड पॉइंट है हमारा गेट एंड पॉइंट, गेट वेदर फोरकास्ट, इसमें हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने के लिए पहले हम program.cs में जाएंगे। तो ये है ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने का कोड, इसको समझेंगे। इससे पहले इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम टूल्स पे जाके नेकेड पैकेज मैनेजर में इसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है ये वाला पैकेज, इसका नेम है microsoft.asp.NET Core.authentication.jwtware। इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको program.cs में यूज कर सकते हैं। तो program.cs में जैसे हम सारे सर्विसेज के लिए builder.services करके जो रिक्वायरमेंट है वो ऐड करते हैं, ऐसे ही हमारा ऑथेंटिकेशन को ऐड करने के लिए हम लिखेंगे builder.services.add-authentication। और हमारे पास बहुत टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है, तो इस वीडियो में हम JWT वाला ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये JWT बेयरर डिफ़ॉल्ट ये कहाँ से आता है, अभी हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था उसी से आया, यूजिंग microsoft.asp.NET Core.authentication.jwtbearer। तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है एक ऑथेंटिकेशन स्कीम जिसको हम यूज करके हमारा एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। और इसका भी मैं लाइब्रेरी ऐड कर देता हूँ। ये सब बिल्ड इन लाइब्रेरी है। तो मेरा एरर चला गया। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन स्कीम है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, एक JWT बेयरर ऐड करेंगे और उसमें हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर होता है। तो इसको ऐसे ऑप्शन लिख के हम न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स ऐड करेंगे। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम समझेंगे क्या क्या ये सब होता है। और ये कंस्टेंट पैरामीटर नहीं है, आप अपना और कुछ पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वैलिडेट इश्यूअर, इधर एक पैरामीटर है वैलिड इश्यूअर। तो इसमें हम अपना जो जिस URL में हमारा लोकल होस्ट 728 रन हो रहा है ये वाला एप्लीकेशन, उसी को दे रहे हैं वैलिड इश्यूअर। और इधर वैलिडेट इश्यूअर में हम इसको बना रहे हैं ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जहाँ से भी ऑथेंटिकेशन ला रहे हैं, जनरली हम ऑथेंटिकेशन कहाँ से कर रहे हैं, एक टोकन के थ्रू कर रहे हैं। तो वो जो ऑथेंटिकेशन स्कीम होता है, अगर उसमें हमारा वैलिड इश्यूअर यही वाला रहा तो फिर ये वैलिडेट इश्यूअर ट्रू होगा और हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सेम वैलिड ऑडियंस, ये वाला ऑडियंस अगर होगा तो हमारा वैलिडेट ऑडियंस भी ट्रू होगा और हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह आपका ऑडियंस इश्यूअर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको फॉल्स भी रख सकते हो और चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है वैलिडेट लाइफ टाइम। तो हम जब ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ टोकन यूज करते हैं तो उसका कुछ एक्सपायरी डेट होता है, एक्सपायरी टाइम होता है। तो अगर ये एक्सपायर नहीं हुआ तो ये वैलिडेट लाइफ टाइम ट्रू दिखाएगा और हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और लास्ट वाला है वैलिडेट इश्यूअर साइनिंग की। तो इधर हम एक इश्यूअर साइनिंग की डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो भी मैच किया देन ये वैलिडेट वाला भी ट्रू होगा और हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये इश्यूअर साइनिंग की क्या होता है कि हम एक सीक्रेट की स्टोर करते हैं। और वो सीक्रेट की कहाँ हम रखते हैं, हम जनरली
इधर इधर डायरेक्टली लिख सकते हैं सीक्रेट की एक स्ट्रिंग के, नहीं तो ये बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन यूज कर सकते हैं। बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन मतलब हमारा या तो कुछ आप सेटिंग डॉट जेसन होगा, नहीं तो वेब सेटिंग डॉट जेसन होगा, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो इधर मैंने अपना आप सेटिंग डॉट जेसन में स्टोर किया हुआ है। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन का नेम है JWT सेटिंग्स, उसके अंदर है सिक्योरिटी की, और इधर मैंने एक रैंडम सिक्योरिटी की दिया हुआ है जो कि हमको सीक्रेटली स्टोर करना है, इसीलिए हम आप सेटिंग डॉट जेसन में स्टोर किए हैं। तो उसी को हम प्रोग्राम डॉट सी एस में यूज करेंगे। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन से मैं रिट्राइव कर रहा हूँ ये जो नेम मैंने दिया था, JWT सेटिंग्स डॉट जेट सिक्योरिटी की। तो ये जो की हमारा है, इसको हम डायरेक्टली इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम उसको आप सेटिंग डॉट जेसन में स्टोर कर रहे हैं और वहीं से रिट्राइव कर रहे हैं। तो वो सीक्रेट की हमको मिल जाए, उसके बाद हम उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और वही होगा हमारा ईश्वर साइनिंग की। तो अगर वो भी मैच हुआ तो ये वैलिडेट ईश्वर साइनिंग की वाला ट्रू होगा और हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमने अपना प्रोग्राम डॉट सी एस में डिफाइन कर लिया कि हमारा ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या है। तो उस अकॉर्डिंग अगर कुछ आया तो हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा। और एक चीज़ प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड करना है, वो है इधर लास्ट में ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन। और ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन ये पहले से ही होगा, नहीं तो ऐड कर लेना। तो इस यूज ऑथेंटिकेशन करने से उसको पता चलता है कि कुछ ऑथेंटिकेशन स्कीम है और वो उसको ऐड करता है। ये हो गया। और लास्ट में हम डिफाइन करेंगे कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट में तो ऑथेंटिकेशन ऐड हो गया, लेकिन कौन सा एंड पॉइंट को हमको ऑथराइज करना है। तो इसीलिए हम वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर में जाएंगे। तो ये सिंपली मेरे पास एक गेट मेथड था जो पहले से दिया हुआ था, उसका जस्ट रेप्लिका मैंने एक वेदर फोरकास्ट 2 वाला मेथड बनाया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इधर एक मैंने पहला वाला में ऑथराइज वाला एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, लेकिन सेकंड वाला में मैं ये लाइन ऐड कर रहा हूँ ऑथराइज। ये वाला एट्रीब्यूट ऐड करने से ये जो मेरा सेकंड वाला मेथड है उसके लिए हमको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो पहला वाला मेथड है उसमें हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया है, इसलिए वो बिना ऑथेंटिकेशन का भी रन होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने से हमारे पास 2 इनपुट आ जाएगा वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर में, और दोनों को हमको ट्राई करके देखना है। तो ये मेरा स्वागत पेज ओपन हो गया और इसमें मेरा वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर में 2 एंडपॉइंट आ गया। तो पहले वाले में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, एट्रीब्यूट यूज नहीं किया था, तो ये पहले जैसा रन होगा और हमें दिखाएगा कुछ रिजल्ट्स। लेकिन अगर हम सेकंड वाला को ट्राई करेंगे, इसमें हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। तो अभी ये क्या करेगा, ये हमें 401 एरर दिखाएगा। 401 मतलब अनऑथेंटिकेटेड या अनऑथराइज्ड। तो इधर हम देख सकते हैं कि www ऑथेंटिकेट में बी एरर, क्योंकि हमने इधर क्या दिया था अपना प्रोग्राम डॉट सी एस में JWT बी एरर वाला ऑथेंटिकेशन स्कीम यूज किया था, तो वो उधर दिखा रहा है कि ये वाला एंड पॉइंट 401 है, इसके लिए बी एरर ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो अब तक हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड कर लिया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसको कैसे यूजर एक्सेस करेगा। तो उसके लिए उसको चाहिए एक टोकन। तो इसको तो यूजर के लिए वो टोकन ऐड करके देखते हैं। तो हमारा टोकन किसको मिलना चाहिए, जो यूजर एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड है। तो ऑथेंटिकेटेड कहाँ पर होता है, तो हम कहाँ चेक करते हैं इसको, लॉगिन मेथड में। तो पहले क्या करते थे हम, लॉगिन मेथड में अगर ये इज ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड है, मतलब अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच किया, तो हम क्या करते थे, एक ओके रिजल्ट रिटर्न कर रहे थे जिसमें हम कुछ मैसेज ऐसे दे रहे थे लॉगिन सक्सेसफुल। तो अब क्या करेंगे कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, हम उसको एक टोकन प्रोवाइड करेंगे जिस टोकन के थ्रू वो ऑथेंटिकेटेड हो सकता है और हमारा जो इधर जो रेस्ट्रिक्टेड मेथड था ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज किए थे उसको एक्सेस कर सकता है।
तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक टोकन, और उस टोकन को हम इधर रिटर्न करेंगे, तो यूजर उस टोकन को यूज करके ऑथराइज हो सकता है। तो टोकन बनाने के लिए हमको ऑथ सर्विस में जाना पड़ेगा। ऑथ सर्विस में जनरली हम टोकन बनाएंगे। तो ये है टोकन बनाने का कोड। इसके लिए कुछ लाइब्रेरी यूज नहीं करना पड़ता है। तो इसको समझते हैं होता क्या है। उससे पहले मैं इसका लाइब्रेरी ऐड कर देता हूँ। तो सारा एरर्स चला गया। अब हम देखते हैं इस मेथड में होता क्या है। तो पहले हम अपना यूजर का डिटेल्स लाएंगे, और इधर प्रोग्राम डॉट सी एस में हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए जो जो चाहिए वह सब हम भेजेंगे अपने टोकन में। तो सबसे पहले तो हमको वो की चाहिए जो हमने स्टोर किया था, कहाँ पर आप सेटिंग डॉट जेसन पे स्टोर किया था। तो उसको रिट्राइव करने के लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में उसको रिट्राइव करने के लिए ईजी था कि हम डायरेक्टली बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन यूज करके रिट्राइव कर रहे थे। लेकिन ये सर्विस मेथड के अंदर डायरेक्टली रिट्राइव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि है आई कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन को इधर मैं यूज कर रहा हूँ। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करने से मैं अपना वही सेम JWT सेटिंग के अंदर जो सिक्योरिटी की था हमारा, उसको रिट्राइव कर सकता हूँ, और फिर उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके की में स्टोर कर रहा हूँ। तो अब इस की को यूज करके हम बना सकते हैं हमारा JWT टोकन। तो ये है कोड JWT टोकन बनाने का। JWT टोकन इक्वल टू न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन। तो हम एक नया JWT टोकन बना रहे हैं, और उसमें ये सब पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही ईश्वर हम भेज रहे हैं, और ऑडियंस भेज रहे हैं, जो दोनों इधर हमको वैलिडेट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है ये है क्लेम्स। क्लेम्स में हम जनरली क्या भेजते हैं कि यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ताकि हमारा जो टोकन है तो उससे पता चले कि ये कौन सा यूजर के लिए बना हुआ था। तो पहले तो हम उसका यूजर नेम भेज रहे हैं, तो इसको क्लेम टाइप्स डॉट नेम में स्टोर कर रहे हैं, और सेकंड यूजर टाइप्स भेज रहे हैं, तो इसको क्लेम टाइप्स डॉट रोल में स्टोर करें। तो इससे पता चलेगा कि यूजर का क्या नेम यूजर नेम है और क्या रोल था। तो उस अकॉर्डिंग हम उस टोकन में उसको कुछ एक्सेस दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एक्सपायर्स। तो इसमें क्या होता है कि डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ मतलब अभी का डेट टाइम प्लस 8 1 डेज। तो इससे 1 डे ऐड करने से क्या होगा, यूटीसी नाउ मतलब अभी का टाइम से एक दिन के बाद तक ये टोकन वैलिडेट रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे, इधर जब वैलिडेट लाइफ टाइम था, तो वो टोकन को यूज करके हम एक दिन तक वैलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। आप इसको 8 डेज के बदले 8 आवर्स 8 मिनट्स आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो। और लास्ट में क्या पैरामीटर होता है, साइनिंग क्रेडेंशियल्स। तो साइनिंग क्रेडेंशियल्स में क्या होता है कि जो की हमने रिट्राइव किया था सीक्रेट की, उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा ये जो की है उसको मैं सिमेट्रिक सिक्योरिटी की ले रहा हूँ, और लास्ट में हम डिफाइन करते हैं कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है टोकन बनाने के लिए। तो ये हमारा एल्गोरिदम है, HMAC का 256 एल्गोरिदम है, और उसका लिंक भी आ गया, इधर से यूज हो रहा है। और ये सबको बस पैरामीटर को बना के हमारा बन गया एक JWT टोकन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा JWT सिक्योरिटी टोकन था वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसा ही है। तो हमको क्या चाहिए, एक टोकन एक स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टोकन हैंडलर। तो ये जो JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर होगा, तो इसको मैंने एक डिफाइन किया और उससे राइट टोकन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा JWT टोकन इधर बनाए थे उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये बना देगा बाहर टोकन। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा टोकन है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो हमारा मेथड था, क्योंकि हमने इसको ऑथ सर्विस में ऐड किया हुआ है, तो मुझे उसको उसका इंटरफेस में भी ऐड करना है ताकि हम यूज कर सकते हैं उसको।
तो हमारा IOS सर्विस में ऐड कर लिए। अब उस मेथड को मैं लॉगिन मेथड में यूज कर सकता हूँ। तो यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं पहले उस टोकन को रिटाइप करूंगा। तो बाहर टोकन इक्वल टू, हमने अभी क्या फंक्शन बनाया था, ऑथ सर्विस में बनाया था एक फंक्शन, ऑथ सर्विस डॉट, हमारा फंक्शन का नेम क्या था, जनरेट JWT टोकन, ये आ गया। और हम पैरामीटर क्या दे रहे थे उसमें, यूजर। तो अभी हमने जो ऑथ सर्विस में जो टोकन बना रहे थे वो इसमें आ जाएगा, टोकन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, पहले हम क्या रिटर्न कर रहे थे, एक मैसेज रिटर्न कर रहे थे। अब डायरेक्टली हम अपना टोकन स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें चाहिए। अगर आप टोकन और मैसेज दोनों को रिटर्न करना चाहोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों को स्टोर करना पड़ेगा और उसको आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अभी हमको मैसेज नहीं चाहिए, बस टोकन चाहिए, इसलिए हम रिटर्न टोकन कर रहे हैं। और अगर हम ऑथ सर्विस में जाएंगे तो ये मैंने एक प्रोग्राम दिखाया, एक मेथड जिसमें हम जनरेट JWT टोकन कर सकते हैं। और उसका और एक डिफरेंट वर्जन भी बोल सकते हो, ये है। तो ये वाला मेथड को भी कुछ लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है वो हमारा पहला वाला से। इसमें डिफरेंट क्या है कि पहले हम JWT टोकन को यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ग्लोबल टोकन बनाने का मेथड होता है। तो इसमें हम एक टोकन बनाते हैं, फिर हम अपना JWT टोकन हैंडलर यूज करके उसको JWT टोकन में कन्वर्ट करते थे। तो पहले क्या करते थे, डायरेक्टली JWT सिक्योरिटी टोकन बना रहे थे, क्योंकि JWT टोकन क्या होता है, जेसन वेब टोकन। तो क्योंकि ये जेसन है तो जेसन फॉर्मेट में कॉलन आ गया। लेकिन इधर क्या है, इधर कोई JWT टोकन नहीं है, इसलिए हम इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्लोबली कोई भी टोकन बना सकते हैं। फिर हम उसको बना रहे हैं क्या, JWT टोकन। तो आप चाहे इसको भी यूज कर सकते हो या ऊपर वाला को भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो हम पहला वाला को यूज करेंगे और इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे JWT टोकन में होता क्या है। तो ये मेरा स्वागत पेज ओपन हो गया। मैं इसमें एक ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ ताकि हमें पता चल गया कि इस मेथड में होता क्या है। और लॉगिन मेथड में भी एक ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ। तो अभी हम जब लॉगिन करेंगे तो सपोज मैं एक वैलिडेट यूजर दे रहा हूँ जिसका नेम है यूजर4 और पासवर्ड है यूजर4। और इसका यूजर टाइप क्या था, यूजर। इसको जब मैं रन करूँगा तो ये मेरा वैलिडेट यूजर है, इसीलिए ये मेरे लॉगिन मेथड में कहाँ आएगा, ये सेकंड वाला कंडीशन में आएगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो ये मेरा डाटाबेस से डिटेक्ट कर रहा है कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये यूजर एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरे सेकंड वाले इफ में आ जाएगा और चेक करेगा कि पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। पासवर्ड मैच कर रहा है। अब हम बनाएंगे JWT टोकन। तो उस मेथड में जाके देखते हैं। तो पहले हमने वो की रिटाइप कर लिया, तो ये कुछ बाइट में कन्वर्ट हो गया है हमारा सीक्रेट की। फिर हम बना रहे हैं ये वाला JWT टोकन। तो अगर अभी हम देखेंगे JWT टोकन में क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने कुछ ऑडियंस अभी बनाया था वो आ गया, ईश्वर बनाया था वो आ गया। इशू डॉट में हमने कुछ दिया नहीं था तो ये बाय डिफॉल्ट 01 टाइम आ गया। और क्लेम्स में हम जो जो भी स्टोर किए थे, नेम, रोल, ये सब आ गया। एक्सपायर टाइम आ गया। और क्लेम्स में ईश्वर ऑडियंस भी रह गया।
तो इस तरह से JW टोकन में उसका वेरिएबल सब असाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आ गया हमारा टोकन। और इस टोकन को हम क्या कर रहे हैं, और कंट्रोलर में जाके रिटर्न कर रहे हैं यूजर को। तो अभी हमारा रिटर्न में आ जाएगा ये टोकन। तो इस टोकन को यूज करके अभी हम वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी भी ये वाला मेथड को ट्राई करेंगे, ये अभी भी हमें 401 एरर दिखाएगा, क्योंकि इस मेथड में हम कहीं भी ये वाला जो टोकन है पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम इस यूआरएल को ब्राउज़र में भी ट्राई करेंगे, सपोज ये हमारा जो भी हम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं हमारा लोकल सिस्टम में, नहीं ये यूआरएल नहीं, ये वाला, सेम ब्राउज़र में मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये इधर भी मुझे 401 एरर दिखाएगा। तो ये आ गया 401, क्योंकि इधर भी हम टोकन पास नहीं कर रहे हैं। तो टोकन पास करने के लिए हमको चाहिए कुछ टूल। तो उसको आइदर हम एक पोस्टमैन टूल यूज कर सकते हैं, या फिर इस स्वागर में हम बना सकते हैं। तो स्वागर में कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले पोस्टमैन में ट्राई करते हैं। तो पोस्टमैन एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम ऐसे यूआरएल्स चेक कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करके ट्राई करना। तो ये आ गया हमारा पोस्टमैन टूल। तो इसमें मैं ये वाला सेम यूआरएल को ट्राई करूँगा, और इसमें देना पड़ता है ये कौन सा मेथड है, क्योंकि हमारा गेट मेथड है, हम गेट देंगे। जो भी मेथड चाहिए वो हम दे सकते हैं। फिर इधर हमारा आता है बहुत कुछ पास करने के लिए, पैरामीटर्स, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी। तो हमारे पास कोई पैरामीटर पास करने का नहीं है ऑथराइजेशन में, लेकिन हमको कुछ पास करना है। अगर हम नो ऑथ देंगे और इस यूआरएल को ट्राई करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, अनऑथराइज वाला मैसेज देगा। तो हमको क्या देना है, हमको बीआरआर टोकन पास करना है। तो बीआरआर टोकन पास करने के लिए हमको क्या करना है, वही सेम साइट पे हमको जाना है। तो जब हम लॉगिन कर रहे थे तो हमको ये टोकन मिला था, तो इसको सिंपली कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है। तो अब हम ट्राई करते हैं ये वाला साइट को एक्सेस करने के लिए। तो अभी हमारा डाटा आ गया। तो इस तरह से हम अपना बीआरआर टोकन को यूज करके ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है, इसमें बहुत सारे टाइप का ऑथेंटिकेशन आता है, तो आप और भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम बीआरआर टोकन यूज कर रहे हैं, इसलिए बीआरआर टोकन ऐड किए। हम एपीआई की को भी यूज कर सकते हैं, ये दूसरा टाइप का ऑथेंटिकेशन के लिए भी होता है। इसलिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा की हम यूज कर रहे हैं। तो इधर हमारा की में क्या आएगा, ऑथराइजेशन, क्योंकि हम ऑथराइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम वैल्यू में डाल सकते हैं, लेकिन इधर जब हम वैल्यू में डालेंगे तो इसको पता नहीं है कि ये बीआरआर टोकन है। पहले वाले में हम बीआरआर टोकन यूज कर रहे थे, लेकिन इधर एक एपीआई की सिंपली हम बता रहे हैं। तो इसीलिए बीआरआर का फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि ऐसे है। पहले हमें बीआरआर लिखना पड़ेगा, फिर स्पेस, फिर अपना टोकन को पेस्ट करना पड़ेगा। और हेडर में क्या करना पड़ेगा, सॉरी R2 में क्या करना पड़ेगा, हेडर, क्योंकि हम इस टोकन को पास कहाँ करेंगे, यूआरएल का हेडर में। तो इधर ये चूज करना पड़ेगा हेडर। और अब हम अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये भी हमें सक्सेस रिजल्ट दे रहा है। ये गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली हेडर में भी पास कर सकते हैं। तो इधर हेडर में कुछ ऐड कर सकते हैं, ऑथराइजेशन या फिर और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमको क्या करना है, ऑथराइजेशन करना है। तो की होगा हमारा ऑथराइजेशन, और वैल्यू होगा ऐसे ही बीआरआर स्पेस और हमारा जो की है। तो इसको भी ट्राई करने से ये भी आ जाएगा, सक्सेस रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हम पोस्टमैन को यूज करके टोकन को वैलिडेट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा किसी टोकन को वैलिडेट करेंगे जो कि हमने बनाया था ये ऑथ सर्विस में। और अगर आपको टोकन के बारे में और कुछ जानना है या ट्राई करना है उस टोकन को, उसमें क्या-क्या होता है, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है, ये वेबसाइट होता है JWT.io। तो इसमें आप जाके इसमें डिबगर होता है ऐसे, तो इसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये डिबगर दिखाया गया कि टोकन का 3 पार्ट होता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर में ये दोनों आता है, एल्गोरिदम कौन सा यूज किया और कौन सा टाइप का टोकन है। पेलोड में आपका जो डाटा होता है वो रहता है, और सिग्नेचर में आप कौन सा सिग्नेचर यूज किया हो। तो इधर आप अपना टोकन को पेस्ट कर सकते हो। तो इधर मैंने अपना टोकन को पेस्ट कर लिया। तो इसको टोकन को 3 पार्ट में वो डिवाइड कर लिया। तो रेड वाला में हमारा हेडर है जो कि हमने एल्गोरिदम यूज किया था वो दिखा दिया। टाइप हमारा JWT टोकन यूज कर रहे हैं, इसलिए टाइप हमारा JWT। पेलोड में हम जो भी दिए थे, जैसे कि नेम दिए थे स्ट्रिंग फॉर, रोल, यूजर, एक्सपर, इश्यूअर, ऑडियंस, ये सब आ गया। और सिग्नेचर में कौन सा एल्गोरिदम यूज की थी ये भी आ गया। तो आप ये साइट पे ट्राई करके देख सकते हो आपका टोकन कैसे क्रिएट होता है और उससे कैसे ये तीनों रिट्राइव कर सकते हो। तो ये था हमारा टोकन कैसे यूज करेंगे। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अभी हम क्या किया था, टोकन को क्रिएट किए थे लेकिन हमको पोस्टमैन टूल का यूज करना पड़ रहा था। नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे, ऐड स्वागर ऑथेंटिकेशन स्कीम। हम एक ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड करेंगे स्वागर में, जिससे क्या होगा, हम डायरेक्टली स्वागर में ही पास कर सकते हैं अपना टोकन। तो अभी हमारे स्वागर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमें इस स्वागर ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा program.cs में। तो इधर हम आ गए program.cs में। तो ये है स्वागर ऑथेंटिकेशन का। तो ये स्कीम को हम यूज करेंगे। तो इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्कीम में 2 पार्ट होता है। ये एक होता है आर्ट सिक्योरिटी डेफिनेशन और एक होता है आर्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ये दोनों को हम समझेंगे। पहले इसको रन करके देखते हैं ये कोड ऐड करने से हमारे पास चेंजेस क्या आया। उसके बाद हम ये सारे पैरामीटर्स को समझेंगे। तो अभी हमारे स्वागर में एक डिफरेंस आ गया कि इधर एक ऑथराइज बटन आ गया। तो ये कैसे आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इधर बेसिकली, builder.services.add swagger gen। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले एक सिक्योरिटी डेफिनेशन ऐड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी डेफिनेशन क्या है, ये जो वाला नया आया था हमारा ऑथराइज बटन, इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये है हमारा सिक्योरिटी डेफिनेशन। तो इसमें हमको बहुत सारा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले सिक्योरिटी डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें हमको एक यूनिक नेम देना पड़ता है ताकि ये पता चले हम ये हमारा सिक्योरिटी डेफिनेशन है। तो इधर मैंने एक यूनिक नेम दिया है माई बियरर, और एक स्कीम यूज कर रहा हूँ ओपन एपीआई सिक्योरिटी स्कीम, और उसमें बहुत सारा पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ उस स्कीम में। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं कि हमारा जो यूजर टोकन ऐड करेगा वो कैसे ऐड करेगा। तो इधर मैंने JWT ऑथेंटिकेशन हेडर ऐड टोकन विथ बियरर प्रीफिक्स, क्योंकि हम बियरर टोकन यूज कर रहे हैं तो हमें बियरर प्रीफिक्स ऐड करके टोकन को पेस्ट करना है। तो इसीलिए इधर लिखना पड़ता है ताकि यूजर को समझ में आएगा कि वो कैसे यूज करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेम जो कि है ऑथराइजेशन, क्योंकि ऑथराइजेशन टोकन है, सेम वही हमने जो पोस्टमैन में किए थे। तो इधर एपीआई टोकन, एपीआई की ऐड करने से की में दिए थे हमारा ऑथराइजेशन नेम, और ऐड टू हेडर वही सेम इधर भी। तो इधर जो इन पैरामीटर है उसमें क्या हम लिखेंगे, पैरामीटर लोकेशन डॉट हेडर। तो ये जो ये बता रहा है कि जो टोकन है वो हेडर में पास होगा। नेक्स्ट है टाइप, कौन सा टाइप, ये सिक्योरिटी स्कीम टाइप डॉट एपीआई की, सेम वही हमने पोस्टमैन में इधर एपीआई की किया था वही सेम इधर भी कर रहे हैं। और जो लास्ट में है स्कीम, कौन सा स्कीम हम यूज कर रहे हैं, बियरर स्कीम। तो ये सब लिखने के बाद हमारे पास ये जो स्वागर में आ जाएगा एक सिक्योरिटी डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट।
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इधर जो सिक्योरिटी डेफिनेशन बनाया था उसको यूज करके वो एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बनाता है। तो इधर अगर हम स्वागर पे जाएंगे तो अगर हम सारे एंड पॉइंट को देखेंगे, सारे एंड पॉइंट के साइड में एक लॉग सिंबल आ गया। तो ये तो इसको यूज करके हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड वाला है ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये सारा ये जो ऑथेंटिकेशन डेफिनेशन है उसको सारा एंड पॉइंट में अप्लाई करता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक ओपन एपीआई सिक्योरिटी स्कीम ले रहे हैं जो कि सेम वही है, और रेफरेंस क्या ले रहे हैं, एक ओपन एपीआई रेफरेंस। कौन सा ओपन एपीआई रेफरेंस? ये जो वाला हमने बनाया था माई बियरर, इसीलिए हमको वो आईडी देना पड़ता है माई बियरर। तो ये सिक्योरिटी स्कीम को यूज करके हमको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आप इधर कोई भी निकनेम दे सकते हो, लेकिन इधर आईडी मैच होना चाहिए। तो ये क्या बताएगा कि ये वाला सिक्योरिटी डेफिनेशन यूज करके हम बनाएंगे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, और इसमें भी स्कीम नेम और इन होता है, उसको भी आप देख सकते हो। इसका स्कीम है O2 क्योंकि JWT इंटरनली O2 स्कीम यूज कर रहा है। नेम इसका है बियरर और इन पैरामीटर हेडर, और ये जो न्यू लिस्ट स्ट्रिंग है वो कुछ रोल्स पास करता है। अभी के लिए हम कुछ नहीं पास कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास आ गया स्वागर में ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक स्कीम। तो इसका पूरा कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस इंटरनेट पे मिल जाएगा, बस आपको कंसेप्ट समझना है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं इसमें होता क्या है। तो पहले हम वही सेम स्ट्रिंग 4 वाला यूजर लेंगे, और पासवर्ड स्ट्रिंग 4, और यूजर टाइप जो था वो है यूजर। एग्जीक्यूट करने से ये हमें क्या देगा, ये हमें अपना टोकन रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये अपना टोकन रिटर्न कर दिया। तो ये टोकन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम कहाँ पर यूज करेंगे, स्वागर पे। तो हम सिंपली कहाँ जाएंगे, इस ऑथराइज बटन पे जाएंगे। तो इधर हमारे पास आ गया जो भी हमने लिखा था, उधर डेफिनेशन आ गया कि टोकन विथ बियरर प्रीफिक्स और नेम ऑथराइजेशन जो भी हमने दिया था, इन हेडर लोकेशन वो सब आ गया। और वैल्यू में हमें क्या डालना है, बियरर प्रीफिक्स लगा के अपना टोकन डालना है। तो पहले लिखेंगे बियरर स्पेस टोकन को पेस्ट करेंगे अभी जो कॉपी किया था, और ऑथराइज करेंगे। तो अभी हमारा इधर आ गया ऑथराइज्ड। तो अगर आप गलत टोकन डाले हो तो लॉग आउट करके फिर से ऑथराइज कर सकते हो। तो अभी हमारा ऑथराइज हो गया। अभी हम ट्राई करेंगे ये जो सेकंड वाला एंड पॉइंट है जो काम नहीं कर रहा था और नॉट वन दिखा रहा था, अब ये हमारा रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि था स्वागर ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करके हम स्वागर में ऑथेंटिकेट कर पा रहे थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। तो अभी तक हमने जो किया था वो ऑथेंटिकेशन था, क्योंकि हम एक यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर रहे थे और टोकन को लेके उसको ऑथेंटिकेट कर रहे थे। लेकिन ऑथराइजेशन क्या होता है कि ये रोल डिफाइन करता है, कौन सा रोल कौन सा एंड पॉइंट को ऑथराइज कर सकता है। तो इसका कोड बहुत सिंपल है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो सिंपली अभी हम जाएंगे अपना एंड पॉइंट में जो यूज कर रहे हैं, ये दोनों एंड पॉइंट। तो इसमें हम एक रोल ऐड करेंगे। रोल ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा रोल्स इक्वल टू, वो रोल्स का नेम हम क्या देंगे, यूजर। तो ये क्या करेगा, ये अगर ऑथराइज होने के बाद अगर रोल्स मैच किया देन ये उस एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। सेम थिंग हम क्या करेंगे, सेम थिंग हम दोबारा वो वाला एंड पॉइंट में भी ट्राई करेंगे, पहला वाला एंड पॉइंट में। तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इधर क्या करेंगे हम,
इधर को चेंज करेंगे जो कि है, हम इसको एडमिन के लिए ट्राई करेंगे। तो ये वाला एंड पॉइंट को एडमिन एक्सेस कर सकता है और ये वाला एंड पॉइंट को यूजर एक्सेस कर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा रोल यूज करना चाहोगे तो आप कॉमा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला एंड पॉइंट को सपोज हम यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं और एडमिन भी एक्सेस कर सकते हैं, तो आप सिंपली कॉमा के अंदर लिख सकते हो। तो ये कॉमा के अंदर आ गया। तो ये रोल्स आएगा कहाँ से? जब हम टोकन बना रहे थे तो इधर हमने रोल ऐड किए थे क्लेम टाइप्स पे, जो हमारा यूजर टाइप दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम क्लेम टाइप्स डॉट रोल कर रहे थे। तो वो रोल इधर आ जाएगा इस एपीआई में और ये चेक करेगा कि ये रोल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने यूजर टाइप इनपुट दे रहे हैं। अगर मैच कर रहा है देन ये एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो सेम वही पहले मैं यूजर वाला ट्राई करूंगा। तो सपोज ये मेरा आ गया स्ट्रिंग 4 और ये भी स्ट्रिंग 4 और यूजर टाइप हमने दिया था क्या, यूजर। तो अब ये जो रिटर्न करेगा, ये जो टोकन रिटर्न करेगा उसमें हमारा क्या होगा, यूजर टाइप होगा यूजर। तो उसको ये कहाँ पे स्टोर करेगा, हमारा क्लेम्स पे स्टोर करेगा। इधर जो हमने क्लेम्स बनाया था उधर यूजर टाइप डॉट रोल में स्टोर करेगा। तो ये आगे हमारा टोकन। आप इसको ब्रेक करके भी देख सकते हो डिबगर यूज करके कि ये वाला टोकन में यूजर टाइप क्या है। तो अब हम इसको यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए आप इस ऑथराइज बटन को यूज कर सकते हो या फिर हर एंड पॉइंट का साइड में जो लॉक सिंबल आता है उसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो हम वो इस बियर स्पेस टोकन को पेस्ट करेंगे और ऑथराइज करेंगे। अब हम सेकंड वाला एंड पॉइंट को ट्राई करेंगे। सेकंड वाला एंड पॉइंट को एडमिन और यूजर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर अगर हम भी देख कन्फर्म करेंगे तो ये सेकंड वाला एंड पॉइंट को हमारा यूजर और एडमिन दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक यूजर एज ए यूजर लॉगिन किया और सेकंड वाला एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला एंड पॉइंट है उसमें हमने सिर्फ एडमिन लिखा है, लेकिन हमारा अभी जो टोकन है उसका यूजर रोल क्या है, यूजर। तो ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये दिखाएगा हमें 403। तो इधर आ गया हमारा 403। 403 का मतलब ये होता है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड तो है लेकिन उसके पास सफिशिएंट परमिशन नहीं है एक्सेस करने के लिए। तो उस टाइम 403 आता है। और हम लास्ट में एडमिन वाला भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा डाटाबेस में स्ट्रिंग 7 एक एडमिन है, तो उसको भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो लॉगिन में मैं इधर स्ट्रिंग 7 और पासवर्ड इसका था स्ट्रिंग 7 और यूजर टाइप था एडमिन। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये मुझे और एक टोकन दिया। इसको आप ब्रेक करके भी देख सकते हो आईओ डिबगर में और देख सकते हो कि क्या होता है। तो मैं ये वाला लॉक सिंबल को यूज करा। तो पहले हमें क्या करना है, लॉग आउट करना है प्रीवियस वाला टोकन को, फिर हमने अपना नया वाला टोकन को देना है। तो इस वाला टोकन एडमिन का टोकन है, इसीलिए ये सेकेंड एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड एंड पॉइंट को, सॉरी पहला वाला एंड पॉइंट को ये एक्सेस कर सकता है। तो जैसे हमने रोल्स दिया था उसके अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। ये था ऑथराइजेशन। तो इस तरह से आप लिख सकते हो ऑथराइजेशन में कौन सा रोल। अगर कोई यूजर को स्पेसिफिक रोल देना चाहोगे तो उसका नेम भी लिख सकते हो। इस तरह से हम ऑथराइज एट्रीब्यूट को यूज करके ऑथराइज कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, ये जो ऑथराइज एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं उसको आप डायरेक्टली कंट्रोलर पे भी यूज कर सकते हो। तो कंट्रोलर पे ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज करने से कंट्रोलर में जितने भी सारे एक्शन मेथड है सब में ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज हो जाता है। अगर आपको कुछ
एक्शन मेथड में करना है, कुछ एक्शन मेथड में नहीं करना है, तो आप इंडिविजुअली उस एक्शन मेथड में ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। वरना अगर आपको सभी एक्शन मेथड में यूज करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोलर पे इधर ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इधर हमारा सारा स्टेप्स खत्म हो गया। तो हम इस तरह से यूज करके हमारा एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो एपीआई है वो JWT सिक्योरिटी टोकन के साथ सिक्योर हो गया। तो अगर किसी को हमारा एपीआई को यूज करना है, वो हमारा टोकन को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली हम जब एक एपीआई को कॉल करते हैं तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि कौन सा मेथड है और उसका यूआरएल क्या है और उसका हेडर क्या है। तो क्योंकि हमने अभी अपना ऑथेंटिकेशन डाल दिया अपना एपीआई में, इसलिए उस जब भी हम इस यूआरएल को कॉल करेंगे इस एपीआई को, तो हमें अपना टोकन पास करना पड़ेगा। तो अगर हम एक फ्रंट एंड का एग्जांपल लेंगे, तो सपोज हम एक फ्रंट एंड का एप्लीकेशन से हमारा वेब एपीआई को कॉल कर रहे हैं, तो वो ये गेट मेथड टाइप डिफाइन करेगा और यूआरएल डिफाइन करेगा और उसके हेडर में ये अपेंड करेगा कि हेडर में की है ऑथराइजेशन और वैल्यू है हमारा बियरर और टोकन जो कि उसको लॉगिन करने के बाद मिला होगा। तो ये यूज करके यूजर क्या कर सकता है, हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। तो इतना ही था ASP.NET Web API JWT ऑथेंटिकेशन। थैंक यू।